जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर को, जिसमें आज हम नेक्स्ट टू रिएक्शंस को कवर करेंगे जो कि है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सबसे पहले बेसिक पार्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो अगर जब भी हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर रीड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये है क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? यानी कि जिसमें मेटल्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, कौन कितना रिएक्टिव है। जैसे चलिए एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, एक बेसिक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक मधुमक्खी है और एक चींटी है, ठीक है, एक बी है और एक आंट है। अगर दोनों के साथ अगर आप अपनी फिंगर को टच करवाओगे, सबसे जल्दी अटैक कौन करेगा? तो सबसे जल्दी अटैक किसका होगा? मधुमक्खी का होगा। वो फटाफट से आपके उस स्किन को क्या करेगी? बाइट कर जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि वो एनिमल कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना उसका फास्ट रिएक्शन है। तो उसी तरीके से ये मेटल्स की लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई। इन मेटल्स में सबसे पावरफुल, सबसे रिएक्टिव, जो सबसे जल्दी एक्ट करेगा, उसका नाम क्या है? पोटाशियम। ठीक है जी। पोटाशियम के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? पोटाशियम के बाद आएगा आपके पास सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने बीच में रखा है और हाइड्रोजन के चारों तरफ हमने ब्रैकेट लगाई है। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन को हमने ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में रखने का रीजन क्या है? मैंने यहां पर बताया रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ रहे हैं, बट किसकी डिस्कस हो रही है? मेटल्स की। बट हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसीलिए हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होने के साथ साथ एक फ्लेमेबल गैस है जो जल्दी रिएक्ट कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए हमने इसको मेटल की सीरीज के अंदर जो है वो काउंट करके रखा है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, मरकरी है, लास्ट में आते हैं सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने अंगूठी पहनी है, ठीक है, ये इस टाइम पे ये इन्वायरमेंट के टच में है। इन्वायरमेंट का टच यानी कि जैसे हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये सिल्वर उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर यही चीज मैं सोडियम और पोटेशियम के साथ करूं, या फिर अगर मैं अपने हाथ को पानी में डाल दूं, अपने हाथ को अगर मैं पानी में डाल देता हूं, तो क्या मेरा हाथ में कुछ रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर या गोल्ड वाटर के साथ कोई भी अपना रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन अगर यही चीज मैं सोडियम के साथ करूं, सोडियम को अगर हम पानी के साथ टच करवाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। सोडियम फास्ट रिएक्टिव है किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये आपको रिएक्टिविटी बताई गई है, कौन सा मेटल कितना कौन सा मेटल कितना स्ट्रॉन्ग है, किस मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे फास्ट है। नीचे की तरफ एरो बना दिया, दैट मींस कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिल्वर और गोल्ड। इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये आपको टॉप टू डाउन फॉर्म में एक एरो यहाँ पे बताया जा रहा है। ध्यान रखना है, जो सबसे टॉप पोजीशन पे होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। मोस्ट रिएक्टिव जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, दैट इज पोटाशियम एंड सोडियम। इसलिए हम इनको वाटर के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं करवाते हैं, इन दोनों को प्रिजर्व किया जाता है इन द कैरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे आते जाएंगे, इन सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी भी कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये किसी भी फॉर्म में, वाटर की किसी फॉर्म में कोई भी ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि सबसे हाइट पे आएगा पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये फास्टली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा चलो जी, कैल्शियम की एक बात करते हैं। जब किसी को बोन फ्रैक्चर होता है, हड्डी में फ्रैक्चर आता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको प्लास्टर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर के पास जो एक पट्टी जैसी होती है, उसको पानी में डिप करते हैं और फटाफट उसको क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। ठीक है, अच्छा उसको लपेट तो दिया, लेकिन अगर 30 मिनट के बाद अगर उसको ओपन करना हो, वो हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि
जो कैल्शियम है अगर वाटर के साथ मिक्स होगा तो अपनी कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल सीमेंट है, सीमेंट की अगर बात करें, सीमेंट के अगर हम पानी अगर उसमें ऐड कर दें तो बिल्कुल सख्त हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, तो आसानी से ब्रेकेबल नहीं है। इसका मतलब फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो जितने भी ऊपर के हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, और अगर आप नीचे आते जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, लीस्ट है, वो ज्यादा किसी के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपको बताया गया, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in the increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of matter। अगर आपको डेफिनेशन फॉर्म में ये पूछा जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली किसकी अरेंजमेंट है, हमने अरेंज किया किसको, मेटल्स को अरेंज करके रखा, हमने अरेंज किया मेटल्स को, बट इस सीक्वेंस में सारी की सारी मेटल्स नहीं है, ध्यान रखना है एक हमारे पास नॉन मेटल भी आती है और उस नॉन मेटल को ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है, उस नॉन मेटल का नाम है हाइड्रोजन। हमने मेटल्स को अरेंज किया किस फॉर्म में, देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन सी मेटल कितना फास्ट रिएक्ट करती है, कौन सी मेटल कितना स्लोली रिएक्ट करती है, हमने उस तरीके से इनको अरेंज करके रखा। अब अरेंजिंग के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपको रोल नंबर अलॉट करवाए जाते हैं, तो आपकी एक सीक्वेंस बन जाती है कि हाँ जी रोल नंबर 1 ये है, रोल नंबर 2 ये है, रोल नंबर 3 ये है। ठीक है, अच्छा जब आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बैठते तो आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, बट वो रोल नंबर किसके अकॉर्डिंग आते हैं, वो आपके नेम के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, वो आपके नेम के अकॉर्डिंग आएंगे, जैसे जिसका नाम ए से होगा उसको रोल नंबर 1 2 3 मिलेगा, जिसका बी सी डी ई एफ इस तरीके से सीक्वेंस आती है, जैसे अल्फाबेट में है उसी तरीके से आपको ए से लेके जेड तक क्या मिलेगी, अल्फाबेट की सीक्वेंस मिलेगी, जो भी आपका नाम आएगा उस हिसाब से आपको रोल नंबर जो है वो वहां पर मिलेगा। तो हमने सीक्वेंस सेट की, उसी तरीके से अगर हम मेटल्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेट करें तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होगा तो उसी मेथड से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई मुश्किल आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं क्या, यहाँ पर ए बी कोई हमारे पास सब्सटेंस है, कंपाउंड है, हमने उसको मिक्स करवाया सी के साथ, हमने ए बी को सी के साथ मिक्स करवाया और हमें इसने कोई एक प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट में हमें ए अकेला मिला और जो सी है उसने बी के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया और सी और बी जो थे वो अलग हो गए। ठीक है, अब अलग होने का रीजन क्या है वो भी हम देखते हैं। यहां पर बताया गया व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट having less reactivity from its compound, these reaction is known as displacement reaction। ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब इस डेफिनेशन का मेन मीनिंग क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहां पर ए और बी हमारे पास सब्सटेंस है, ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में कंबाइंड है, इकट्ठे हैं। यहां पर सी अकेला है, ठीक है, अब सी क्या करेगा, इस ए को डराएगा, ये सी क्या करेगा, ए को डराएगा। अगर सी ज्यादा पावरफुल है तो यहां से ए चुपचाप गायब होके अकेला चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर सी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ए बी जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही रहेगा, ए बी की फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब सी की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और ए की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो दूसरे के बॉन्ड को क्या कर सकता है, बीच में से तोड़ सकता है। उसने ए बी के बीच में ब्रेकअप करवा दिया, ए बी को तोड़ दिया और खुद जो है वो किसके साथ अटैच हो गया, बी के साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है, हमने उसको वहां से निग्लेक्ट कर दिया, गायब कर दिया, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। चलिए
अब एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब कंसीडर की और इन टेस्ट ट्यूब्स को हमने जो है वो स्टैंड के ऊपर रखा है। उसके साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्ट भी हम साथ में कंसीडर कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड है, आप विजिबल कर सकते हैं। एक प्लेट में हमने नेल्स को रखा है और दूसरे प्लेट में हमने किसको रखा है, सैंड पेपर को रखा है। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब्स है, परखनली जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है। कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट को रखा और इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने यहां से 2 नेल्स उठाई और इसके अंदर डाल दी। और कितने टाइम तक हमने उसको रखा है, 20 मिनट तक इन नेल्स को उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप करके रखा। ठीक है जी। अच्छा, होगा क्या कुछ टाइम के बाद, अगर कलर देखा जाएगा आफ्टर 20 मिनट, तो इसका कलर जो है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ये ब्लू था पहले कॉपर सल्फेट, अब इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। यानी कि कुछ ना कुछ रिएक्शन वहां पर हुआ है। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जब गैसेस का एवोल्यूशन होता है, कलर में चेंजिंग आती है, स्टेट में चेंजिंग आती है, तो कोई ना कोई रिएक्शन वहां पर हो रहा है। तो उसी की बात करेंगे यहाँ पर। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया अभी ग्रीन कलर, पहले ब्लू का था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर से किस में चेंज हो गया, कॉपर से चेंज हो गया ये फेरस सल्फेट में, आयरन के साथ इसने अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है जी। अब इसकी इक्वेशन पे आते हैं, क्या इक्वेशन थी, हमने यहाँ पर CuSO4 लिया। CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट, ब्रैकेट में लिखा है AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट लिया, इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला था, आयरन डाला था, तो आयरन लिख देंगे। आयरन का सिंबल होता है Fe, Fe हमने डिप कर दिया। अब हुआ क्या, 20 मिनट के बाद इसका कलर जो है वो ब्लू से हो गया ग्रीन, यानी कि वो कॉपर सल्फेट से किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, देखते हैं, ये बन गया फेरस सल्फेट FeSO4, और साथ में हमारे पास क्या अलग हो जाएगा, कॉपर जो है अलग हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये जो आयरन है, इसने इस कॉपर को डराया, इस कॉपर को इसने डराया और कॉपर और सल्फेट के बीच में ब्रेकअप कराया। ब्रेकअप क्यों कराया, क्योंकि आयरन क्या है, सबसे पावरफुल है। किसके किसके बीच में कंपेयर हो रहा है, एक आयरन के बीच में, एक कॉपर के बीच में। अब रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं, ठीक है, वहां से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ ली, टॉप वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, डाउन वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम। सबसे टॉप पे है पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे, लास्ट में है गोल्ड। मैंने किसका किसका कंपैरिजन करना है, एक आयरन का और दूसरा है कॉपर का। ये देखो, ये आयरन आ गया Fe और दूसरा आ गया कॉपर। जो सबसे टॉप पे बैठा होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर टॉप में कौन सा बैठा है, आयरन, ठीक है, Fe। तो Fe जो है वो कॉपर को डरा सकता है, Fe कॉपर को डरा सकता है, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि आयरन कॉपर को हटाएगा और कॉपर की जगह अपना प्लेस जो है वहां पे रखेगा और कॉपर को वहां से चुपचाप क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें हमने किसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट की, किस टेबल की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट की, वो है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब हमने आयरन और कॉपर को ऐड किया था, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसी तरीके से हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे, ठीक है, अब जिंक और कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या जिंक कॉपर को हटाएगा, ये है आपके पास जिंक और ये है कॉपर। देखो सबसे पावरफुल कौन, जिंक, तो जिंक जो बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा देगा, ठीक है जी। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और साथ में एलिमेंट अलग से निकल जाएगा, कॉपर, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड नेचर। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर भी हमने किसका यूज किया, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज किया, ठीक है। ये आपका जिंक और ये है कॉपर, तो यहां से ये रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाती है। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, वहां पे डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया। नेक्स्ट,
इसी तरीके से हम लेड की बात कर रहे हैं, लेड का सिंबल होता है पीवी, और पीवी के साथ हमने किसको अटैच करवाया, कॉपर को अटैच करवाया, CuCl2। अब देखो फिर से लेड और कॉपर पे आते हैं इस सीरीज में। देखो ये है आपके पास लेड, ये है लेड और ये है कॉपर। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन, लेड, क्योंकि ये टॉप मोस्ट इस पे आ रहा है ऑर्डर पे। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डराएगा, कॉपर फिर से डरेगा, कॉपर खुद अलग हो जाएगा, और साथ में हमारे पास किसका किसका बॉन्ड देखने को मिलेगा, PbCl2 दैट इज लेड क्लोराइड, और साथ में एक्स्ट्रा कौन सा बाहर निकलेगा पार्टिकल, वो है कॉपर। तो मेन कहानी किसकी है, रिएक्टिविटी सीरीज की। जो सबसे ऊपर होगा वो अपना ऑर्डर चलाएगा, ठीक है, वो अपना ऑर्डर चलाएगा, छोटे छोटे लोगों को डराएगा कि यहां से अपनी अपनी सीट क्या कर दो, आप छोड़ दो। तो हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेड ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है जी। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट इस पे आ रहे हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट के ही कॉन्सेप्ट से निकला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले केस में डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे कि ए और बी था, और यहां पर हमने सी को ऐड करवाया। अगर सी पावरफुल है तो इनके बीच में ब्रेकअप करवाएगा, तो सी तो चला जाएगा ए के साथ, और बी जो है वो चुपचाप कहाँ जाएगा, अलग हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि ये सल्फेट ग्रुप होता है, तो अगर ए और बी है, बी के साथ मिक्स किया तो ये मेरे पास बनाएगा Cb, और साथ में ए कंपोनेंट जो है वो अलग हो जाएगा। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ठीक है। अब हुआ क्या, सी इनको डराएगा और ए जो है वो चुपचाप अलग हो गया। यहां पर सिर्फ पोजीशन कितनी बार चेंज हुई, एक बार, तो वो था हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पोजीशन कितनी बार चेंज होगी, 2 टाइम्स, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास ए बी कोई सब्सटेंस है, कंपोनेंट है, उसको हमने सी और डी के साथ मिक्स किया। अब सी और डी में क्या चीजें होंगी, ए जो है वो पावरफुल होगा, ए पावरफुल है, ये सी को डराएगा, तो सी और डी के बीच में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो ए ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, डी के साथ बॉन्ड बना लिया। अब सी तो अकेला था, अब सी अकेला ना रह के किसके साथ चला जाएगा चुपचाप ही, बी के साथ। यानी कि पोजीशन कितनी बार चेंज हुई, 2 बार पोजीशन चेंज हुई। तो दैट मींस इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम इसको जानेंगे। ये आपने डेफिनेशन यहां पर लिखनी है, द रिएक्शन वेयर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है, जो आयंस हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है जो कि आयन से फॉर्म हुए हैं। प्लस और माइनस का ही बॉन्ड बनता है हमेशा, जैसे ए प्लस है और बी नेगेटिव है तो प्लस माइनस का बॉन्ड बनेगा। ये बी को हटाएगा और डी के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि डी भी क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ए बॉन्ड बनाएगा डी के साथ और सी बॉन्ड बनाएगा बी के साथ। तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल बताया गया है, ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, वहां पर एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो घुलता ही नहीं है किसी से, जो इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल सब्सटेंस जब हमारे पास निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट होगा कब, जब कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपके पास कोई ऐसे क्रिस्टल्स वहां पे फॉर्म हो जाएंगे जो किसी के साथ मिक्स ही नहीं होंगे, जो घुलेंगे नहीं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद इसमें है
एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट से हमने एक प्रेसिपिटेट निकाला। प्रेसिपिटेट क्या था? प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और जब हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी हम बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से बोल लो, प्रेसिपिटेशन के नाम से आप बोल लो। मतलब बना कहां से? ये बना आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जब कोई ऐसा सब्सटेंस निकला जो कि प्रेसिपिटेट है, दैट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। दो टेस्ट ट्यूब्स हमने ले ली। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, जो आपके राइट हैंड साइड में है, इसमें हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला है? सोडियम सल्फेट हमने इसमें पुट किया। सोडियम सल्फेट को किसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, बट एक बार हमें इसका जो इक्वेशन फॉर्मेट है उसको भी एक बार देखना पड़ेगा, वो कैसा है। हमने सोडियम सल्फेट लिया था, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2SO4। Na2SO4 हमने सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट को किसके साथ मिक्स किया? हमने मिक्स किया बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। BaCl2। अच्छा, जब दोनों को मिक्स किया तो होगा क्या? ठीक है, होगा क्या? फिर से रिएक्टिविटी सीरीज का केस आएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का केस आएगा। BaSO4 जो है वो अलग हो गया, और साथ में NaCl सोडियम जो है वो क्या हो गया? हमारे पास अलग हो गया। ठीक है, सोडियम जो है अलग हो गया। 2 यहाँ पे हमने लगाया इसको बैलेंस करने के लिए। चलिए एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं क्या चीज हुई है। Na2SO4 था। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास सोडियम, और यहाँ पे है हमारे पास बेरियम। सोडियम और बेरियम में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन आता है? वो आता है सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा? इसको डराएगा कि तो अपनी सीट जो है यहाँ से छोड़ दे। बेरियम डरेगा तो सोडियम जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन के साथ। तो उसने जो है वो बॉन्ड बना के क्या यहाँ पे बना दिया? NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, कुछ भी आप बोल लो। और ये जो बेरियम बचा, अगर ये अकेला जाता है तो बनेगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसने बेरियम ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया? SO4 के साथ बॉन्ड बना दिया। तो यानी कि पोजीशन कितनी बार चेंज हुई? 2 बार चेंज हुई। इसीलिए इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है, तो आप बैलेंस इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में 2NaCl आएगा और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब बेरियम सल्फाइड को हमने किसके साथ मिक्स किया? जिंक सल्फेट के साथ मिक्स किया। अब साथ साथ में इसको आप बनाते जाओ, क्या हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगा? बेरियम सल्फाइड है, BaS उसका फॉर्मूला, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। इन दोनों को आपने मिक्स किया, हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हमारे पास बना, और ये जो बनेगी व्हाइट PPT लिखा है। व्हाइट PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बने हमारे पास। ऐसा सब्सटेंस बन गया जो किसी के अंदर घुलेगा ही नहीं, मिक्स नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमने इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल दिया क्योंकि कलर उसका व्हाइट आता है। और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा? यहाँ पे जिंक सल्फाइड निकलेगा, जिंक सल्फाइड। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, बेरियम और जिंक। ठीक है, तो बेरियम और जिंक में से अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, तो जिंक जो है वो सल्फाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। बेरियम स्ट्रॉन्ग है तो बेरियम किसके साथ अपने बॉन्ड बनाएगा? सल्फेट के साथ। ठीक है, बेरियम सल्फेट अलग हो गया, बट उसने जो सब्सटेंस निकाला वो कौन सी फॉर्म में सब्सटेंस निकला? प्रेसिपिटेट। इसलिए ये रिएक्शन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, बट काउंट किस में किया जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, क्योंकि स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे एक शो करवाई जा रही है। वो कौन सी है आपके पास? व्हाइट PPT। ठीक है, व्हाइट PPT का मतलब है व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट निकले। प्रेसिपिटेट भी आपको बताया, प्रेसिपिटेट मींस
इनसॉल्यूबल सब्सटेंस या सॉल्यूशन, कुछ भी आप बोलो, जो किसी के अंदर मिक्स नहीं होता है। उसी तरीके से कॉपर क्लोराइड लेते हैं, CuCl2। कॉपर क्लोराइड को आपने मिक्स करवाया पोटाशियम आयोडाइड के साथ, Ki। के का मतलब है पोटाशियम और आई का मतलब है आयोडाइड। इन दोनों के साथ आपने मिक्स कराया, चलिए ठीक है जी, मिक्स करा दिया। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन, कॉपर और इसमें पोटाशियम में स्ट्रॉन्ग कौन, पोटाशियम स्ट्रॉन्ग है। तो पोटाशियम फटाफट इसके बीच में जाएगा, इनके बीच में ब्रेकअप होगा और ब्रेकअप से कॉपर क्लोरीन अलग हो जाएंगे और ये के जो है वो Cl के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, बड़े आराम से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये बनेगा CuI2, क्यूपरिक ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं, जो कि कौन से कलर का निकलता है, ब्राउन कलर का। और यहाँ पर जो सब्सटेंस निकलता है वो भी किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, यानी कि जो क्यूपरिक आयोडाइड है वो भी आसानी से वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, नहीं होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट का मतलब ही क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास यहां पर निकल के आएगा, दैट इज KCl। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 हमने K के साथ लगाया, सारी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस होगी। तो जब भी इक्वेशन लिखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने हर बार उसको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जब एक डाउन एरो लगा हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द राइट आंसर, बट हम प्रेफरेंस उसको नहीं देंगे। प्रेफरेंस किसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है प्रेसिपिटेट निकले हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको डाउनवर्ड एरो बताए जा रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। जल्दी इसके नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।